गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आपका पूरा हो गया। तो उसमें हम पाठ का नाम क्या था? परमाणु यौगिक अणु। ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसके एनसीईआरटी सवाल आज हम आपको कराएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक। तो चलो देखो, इस क्रम में आपके एनसीईआरटी का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन यौगिक बोरान युक्त यौगिक के नमूने के विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। यौगिक के प्रतिशत संघटन का धारात्मक रूप में परिकलन करो, ठीक। इसमें सवाल में दिया है बोरान का द्रव्यमान बराबर। सवाल में आप बुक से क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ दिए एक बार, हम नोट कर रहे हैं इसको लगाने के लिए। बोरान का द्रव्यमान कितना दिया है? 0.096 ग्राम, ठीक। और यौगिक का भार कितना दिया है? यौगिक का भार ये इक्वल टू है 0.24 ग्राम, ठीक। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान ये कितना दिया है? 0.144 ग्राम। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? प्रतिशत Br बोरान बी और प्रतिशत क्या? ऑक्सीजन, प्रतिशत ऑक्सीजन, ये दोनों पूछ रहा है आपसे। सवाल दिया गया है कि बोरान का भार, यौगिक का भार और ऑक्सीजन का भार। आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ बोरान एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो देखो, इस यूनिट को हम नोट कर लिए। अब कैसे लगाएंगे? यहाँ लिखेंगे प्रतिशत बोरान, क्या होगा? बोरान का द्रव्यमान बटे यौगिक का भार गुणे 100। तो यहाँ लिखेंगे बोरान का भार बटे यौगिक का भार और गुणे 100, ठीक। तो बोरान का भार कितना है? 0.096, यौगिक का भार कितना है? 0.24 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे ही सेम क्या लिखेंगे अगला वाला? प्रतिशत ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सीजन का भार बटे यौगिक का भार, ऑक्सीजन का भार बटे यौगिक का भार मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऑक्सीजन का भार कितना है आपका? 0.144 अपान यौगिक का भार 0.24 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके देखिए कितना कितना आ रहा है। 24 चौके 96, ये आएगा 40%। और यहाँ देखें 24 6 24 में 6 करें, लगभग आएगा आपका 60%। ये इसका आंसर है। यौगिक में 40% बोरान और 60% ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। 3 ग्राम कार्बन, क्वेश्चन नंबर 2 है।
3 ग्राम कार्बन, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कह रहा है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम CO2 देता है। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, CO2 प्राप्त हो रहा है। ठीक, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर 11 ग्राम CO2 देता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम CO2 का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है, ये भी पूछ रहा है। तो इसका इक्वेशन देखो कि कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का अनुभाग होता है 32 और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 44। अब आप इसी से आंकड़ा लगा दीजिए, इसी से आ जाएगा आपका सवाल कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से निर्मित होता है 44 ग्राम क्या? CO2। अब आपके सवाल में क्या दिया है? 3 ग्राम कार्बन, ठीक, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जल रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें आप देखिए क्या लिख रहे हैं, लिखेंगे इसको कि 12 ग्राम कार्बन कितने से क्रिया कर रहा है? 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ये देखो, अब आपके सवाल में है 3 ग्राम कार्बन, इसलिए 3 ग्राम कार्बन क्रिया करेगा, 3 ग्राम कार्बन क्रिया करेगा कितने से? 32 बटे 12, 3 ग्राम की जगह बल्कि 1 ग्राम कर लीजिए। पहले 1 ग्राम कार्बन क्रिया करेगा 32 बटे 12 ग्राम किससे? ऑक्सीजन से। 32 बटे 12 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक। अब आपके सवाल में कितना है? 3 ग्राम, 3 ग्राम कार्बन, अतः 3 ग्राम कार्बन, ठीक, 1 ग्राम के लिए हो गया 32 बटे 12, अतः 3 ग्राम कार्बन क्रिया करेगा, 3 ग्राम कार्बन क्रिया करेगा 32 बटे 12 गुणे 3 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक। अब सवाल में देखो कितना पूछ रहा है कि 3 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम में 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जल रहा है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको सॉल्व करके देखें कितना आ जा रहा है। डिवाइड करिए, ये लगभग आ रहा है कितना? 8 ग्राम, ठीक। इसका मतलब आपका 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगा। अब सवाल में अगला इसी पूछ रहा है, अगला पॉइंट कि आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है। तो रासायनिक संयोग का कौन सा नियम इसमें आपको स्पष्ट हो रहा है? स्थिर अनुपात का नियम। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अगर कार्बन की मात्रा को फिक्स कर दें, 3 ग्राम ही कार्बन रखे हैं, तो वह 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही क्रिया करेगा। अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिए, 50 ग्राम कर दिए, 40 ग्राम कर दिए, जो भी आप कर देंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन वैसे की वैसे पड़ी रहेगी जब तक आप कार्बन की मात्रा को नहीं इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब आप कार्बन की मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन आप कितना भी बढ़ा लें तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरह से किस नियम पर आधारित हुआ? ये आपका स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। सवाल नंबर 3 देखो, कह रहा है कि बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए, ठीक। तो आयन क्या होते हैं? जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश होगा उनको हम आयन कहेंगे। अब कह रहा है कि बहुपरमाणु आयन माने एक से अधिक परमाणुओं वाले आयन कौन हैं? तो आप क्या लिखेंगे कि ऐसे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं उनको बहुपरमाणु आयन कहते हैं। जैसे SO4-, PO4-, सल्फेट, फास्फेट, NO2-, NO3,
3 माइनस, इस तरीके से जिनमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित होंगे उनको हम बहुपरमाणु आयन कहते हैं। ठीक। सवाल नंबर 4 देखो, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखो। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखो। आपको केमिकल फार्मूला देने में किसका किसका है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पहले से नोट कर लीजिए, ए बी सी डी और ई 5 दिए गए हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सेकंड है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, थर्ड है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, और फोर्थ है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और लास्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक। इनके आपको क्या निकालने हैं, रासायनिक सूत्र। कैसे निकाला जाएगा, आपको संयोजकता विनिमय विधि बताई गई थी। सबसे पहले क्या करेंगे, इन यौगिकों को आप इनके सिंबल को बगल बगल लिख लेंगे। ध्यान रहे कि जो पॉजिटिव होगा उसको लेफ्ट साइड, नेगेटिव वाले को राइट साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड किससे मिलकर बना है, Mg और Cl से। मालूम है कि मैग्नीशियम के बाहर कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। तो इस दशा में क्लोरीन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसकी वैलेंसी कितनी हुई 1, और ये दे सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी हुई 2। बल्कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ऊपर लिखिए 2 1। वैलेंसी को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ रहा है, MgCl2। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला मिल गया। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनको ऊपर लिख देंगे, और फिर उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यौगिक फार्मूला बन गया। कैल्शियम क्लोराइड लिखा है, जिसका मतलब आप Ca होगा और Cl होगा। कैल्शियम भी मैग्नीशियम के समान ही 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, एक इलेक्ट्रॉन रखता है, इसकी वैलेंसी 1। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये भी क्या निर्मित हो रहा है, CaCl2। तीसरा देखो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर Cu और नाइट्रेट को NO3 बोलते हैं। इस पर 1 माइनस होता है, इस पर 2 प्लस होता है चार्ज। तो ये क्या होगा, ये आपस में इंटरफेयर कर देंगे, यानी कि इसकी वैलेंसी 1 हुई, इसकी वैलेंसी 2 हुई। तो जब इसकी वैलेंसी 1 हो गई, -1 चार्ज, ये आप इसको क्रॉस कर दें। चूंकि वैलेंसी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर -1 का कोई मतलब नहीं होगा, इसको आप 1 ही समझिए, वैलेंसी नेगेटिव नहीं होती किसी की। ये आपका क्या फार्मूला बन के आ रहा है, CuNO3 का टॉयस, ये बन गया आपका कॉपर नाइट्रेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला Al होगा और Cl होगा। अब एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस क्लोरीन पे 1 माइनस, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अष्टक पूरा करने के लिए। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, AlCl3। ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट Ca है, CO3 है, CO3 पे -2 चार्ज, इस पे +2 चार्ज, ये क्या निकल के आ रहा है, Ca2CO3 2। ये इसका और ज्यादा सरल अनुपात बना, क्या बन जाएगा, CaCO3। ये आपका फार्मूला हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक। ये आपका सवाल नंबर 5 हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सवाल नंबर 6 देखो, सवाल नंबर 6 देखिए आपका है, सॉरी सवाल नंबर 5, ये चौथा था, 5वां देखो। 5वें में ये कह रहा है, निम्न यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए।
कंपाउंड लिखे हैं, पूछे हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल हैं। तो देखो फर्स्ट ए बी सी डी इसमें भी बनाया गया है, 4 ऑप्शन हैं। 4 में ये पूछ रहा है कि इनमें यौगिकों में तत्वों की नाम लिखिए। पहला है बुझा चूना, ए पॉइंट है बुझा चूना। बी पॉइंट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सी पॉइंट है बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर। और डी पॉइंट है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक, ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में। कह रहा कि यौगिक का नाम दिया है, इनमें तत्वों के नाम दीजिए। तो आप ऐसे 3 कॉलम आसानी से बना लीजिए जल्दी से। एक में हो गया कंपाउंड नेम, एक में हो गया रासायनिक सूत्र और एक में हो गया तत्वों के नाम। यहाँ लिख लीजिए यौगिक का नाम, यौगिक का नाम। यहाँ लिखिए रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। और यहाँ लिखो विद्यमान, विद्यमान तत्व। ठीक, ये 3 कॉलम बना लीजिए जल्दी से। अब इसमें आप चलते चलिए, इसको भी ऐसे अलग अलग कर लीजिए। चलो देखो, बुझा चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल प्लस। हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, HBr। बेकिंग पाउडर का सूत्र NaHCO3 और पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। ये हो गया रासायनिक सूत्र। अब तत्वों को देख के लिख दीजिए कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर उपस्थित हैं। कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ देखो हाइड्रोजन और ब्रोमीन। और यहाँ देखो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ क्या है, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ये आपका आंसर हो गया नंबर 5। स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 6 देखो, सवाल नंबर 6 कह रहा है निम्न पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। निम्न यौगिक के, निम्न पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, यानी कि हमको क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। पहला है एथाइन, इसमें भी A B C D E 5 पॉइंट है, लिखा है एथाइन। एथाइन का फार्मूला दिया है C2H4। और दूसरा लिखा है सल्फर अणु, सल्फर अणु। और इसमें भी ब्रैकेट में लिखा क्या है S8। सी पॉइंट है फास्फोरस अणु, फास्फोरस अणु। और इसमें दिया है T4। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें फार्मूला है HCl। और दिया है नाइट्रिक अम्ल, 5वां पॉइंट है नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होगा, HNO3। ये आपके 5 पॉइंट हैं। अब इनको आपको इनके क्या करने हैं, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर भार निकालने हैं। तो चलो इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो C2H4 नाम का कंपाउंड है, नाम है इसका एथाइलिन। तो C2H4 में क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट उपस्थित हैं उनके हम मॉलिक्यूलर वेट लिख के जोड़ लेंगे। जो मान हमको मिल जाएगा वही इसका मोलर द्रव्यमान होगा। इसके पहले भी मैंने इस तरीके के कई सवाल आपको करवा दिए हैं। देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, तो ये हो गया 2 × 12। फिर इसमें 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 4 करके जोड़ दो, 24 और 4 क्या जुड़ के क्या हो गया 28 ग्राम। ठीक, 28 ग्राम। सल्फर अणु, एक सल्फर का परमाणु भार होता है 32, एक सल्फर का 32 होता है। इसमें 8 दिया है, तो क्या लिखेंगे 32 × 8। पूरा करो, देखो 8 × 16 और 8 × 24 से 25, 256। ठीक, यहाँ चले आओ P4। एक फास्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31।
पी का 31 और इसमें 4 पी है, 31 into 4, ये आ गया आपका 124 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H और Cl है, H का होता है 1 क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 जोड़ दो 36.5। नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन का कितना है 1 प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुणे 16 जोड़ो 15, ये हो गया टोटल आपका 15 प्लस 16 दिया 48, 48 और 15 जोड़िए कितना आएगा, ये आएगा 63, ये आपका आ गया 63 ग्राम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया था, तो ये आपका हो गया। इसके बाद अब आ जाओ सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 देखो, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। इस चैप्टर में टोटल 11 क्वेश्चन है। निम्न का द्रव्यमान पूछा है, कह रहा 1 मोल नाइट्रोजन, इसमें भी 3 पॉइंट है, नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 देखो ए बी सी, इसमें 3 पॉइंट है ओनली, ए बी सी। तो देखो ए पॉइंट कह रहा है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, इसमें आपको क्या बताने हैं, द्रव्यमान क्या होगा। ठीक, फिर कह रहा 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, इनके आपको द्रव्यमान पता करने हैं। 10 मोल सोडियम सल्फाइड, 10 मोल सोडियम सल्फाइड Na2SO3, इनके आपको पता करने हैं, इनके द्रव्यमान क्या होंगे। ठीक, ग्राम में निकालना है आपको, इनके द्रव्यमान क्या होंगे। चलो देखो क्या होगा। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु दिया है, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु भार यहाँ हो जाएगा 14 ग्राम। यहाँ चले आओ 4 मोल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु भार होता है 27, तो 1 एल्यूमिनियम का 27 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 एल्यूमिनियम के लिए 4 गुणे 27 पूरा करो 98। एक सेकंड फिर से देखो 80 94, अरे भाई 28 के 128 इसमें 80 और 7 जो 28 80 20 100 कितना आ रहा है चलाए। हाँ देखो बच्चों, 1 एल्यूमिनियम का 27 होगा, तो 4 एल्यूमिनियम का 4 गुणे 27, ये इतना कितने आ जाएगा आपका ग्राम में। अब यहाँ चले जाओ Na2SO3 है, तो इसका सबका पहले मॉलिक्यूलर वेट जोड़ लो। सोडियम का 23 होता है, तो 2 गुणे 23 प्लस सल्फर का 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है 16 गुणे 3, जोड़ो 23 गुना 46 प्लस 32 प्लस 16 दिया 48, काउंट करिए 8 2 10 6 16 हवा 1 4 3 7 4 11 1 12, ये आपका हो गया 126। ये टोटल आपका आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 और कह रहा 10 मोल है, तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 126, टोटल जोड़ के 1260 ग्राम। ठीक, तो इस तरीके से 3 पार्ट इसमें था क्वेश्चन नंबर 7 में, कि आप इसका मॉलिक्यूलर वेट काउंट कर लिए। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा कि मोल में परिवर्तित कीजिए। इसमें भी 3 ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि निम्न को मोल में परिवर्तित कीजिए। तो मोल में बदलने के लिए हमने आपको बताया था भार बटे मोलर भार फार्मूला। पहला है क्या, 12 ग्राम ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑक्सीजन, बी पॉइंट है 20 ग्राम जल, 20 ग्राम H2O,
सी पॉइंट है 22 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप इसको किसमें चेंज करना है, मोल में बदलना है। तो मोलों की संख्या, सब में मोल निकालना है, ठीक। तो मोलों की संख्या फार्मूला हमने बताया था आपको कि मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, यौगिक का भार बटे उसका मोलर भार या मोलर द्रव्यमान, ठीक। ये मोलों की संख्या है फार्मूला। अब इसमें देखो 12 ग्राम है यौगिक का भार, तो ऑक्सीजन का अनुभार कितना होगा, देखो क्या दिया गया है इसमें 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32, तो 12 बटे 32 हो जाएगा। यहाँ देखो 20 ग्राम वाटर दिया है, तो 20 बटे H2O का अनुभार कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 गुणे 1 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, यानी कि आ गया 18, ये 18 हो गया। फिर यहाँ चले आओ 22 ग्राम CO2, तो 22 बटे CO2 का भार ही निकाल लीजिए। कार्बन का कितना होगा 12, और 2 ऑक्सीजन का, ये 2 गुणे 16 32 और 12 44, 22 बटे 44। अब सबको आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसी को सरल कर लीजिए आराम से। 12 बटे 32, 20 बटे 18 और 22 बटे 44। तो यहाँ देखो क्या है 12 32, 1.12 12 36, 1.11 के आसपास कुछ इसमें आ रहा है। और इसमें देखो 18 1 और इसमें देखिए 20 बटे 18 कितना आ रहा है 1 इसको काउंट करिए, सॉल्व करके देखिए इसमें क्या आ रहा है। इसका कितना आ रहा 22 बटे 44, यानी कि 0.5 मोल, 0.5 मोल इसका हो जाएगा। ऐसे 12 बटे 32 कितना आ रहा है 0.375। हाँ चलो देखो बच्चों, इस तरीके से मोलों की संख्या, मैंने क्या फार्मूला बताया था, मोलों की संख्या इक्वल टू, ये इसको m से डिनोट करते हैं, भार, यौगिक का भार बटे मोलर भार, ये हो जाता है। तो क्या होता है, इसी पे हमने रख दिया वैल्यू, दिया है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का अनुभार 32 होता है, इसको डिवाइड कर लीजिए। 20 ग्राम वाटर दिया है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 18, तो 20 बटे 18 कर लीजिए। यहाँ कितना होता है 22 ग्राम CO2, 22 बटे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट आता है 44, 22 बटे 44 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्न को मोल में परिवर्तित कीजिए, ठीक, मोल में परिवर्तित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, 0.2 मोल ऑक्सीजन, इसमें 2 ही पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसको कंप्लीट कर दिया जाए, 2 ही पॉइंट है। तो इसमें देखिए क्या है, सवाल आपसे कह रहा है पॉइंट क्वेश्चन नंबर 8 कि आपको क्या बदलना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में, ये आपको मैंने 8 का आंसर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, ए पॉइंट है 0.2 मोल, 0.2 मोल ऑक्सीजन, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु दिया है, इसमें आपको बताना है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। और बी पॉइंट है 0.5 मोल, 0.5 मोल H2O अणु, ठीक। ये आपको दिया गया है मोल, मोल दिया है, पूछा क्या है आपसे द्रव्यमान। तो फार्मूला होता है कि द्रव्यमान इक्वल टू मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इनटू क्या होता है मोलर भार, इनटू मोलर भार, ये फार्मूला होता है। इसी की वैल्यू रख लो, इसी की वैल्यू रख लो। तो द्रव्यमान इक्वल टू मोलों की संख्या इनटू मोलर भार। पहला सवाल देखो, पहला सवाल आपका है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन जो O2 लिखा रहता है इसको ऑक्सीजन अणु बोलते हैं,
इसका अनुभार आता है 32, लेकिन जब परमाणु की बात आएगी केवल ऑक्सीजन, इसका कितना आएगा 16। तो ये देखो अब इसी फार्मूले में लगाओ इसको, तो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन परमाणु का क्या द्रव्यमान, ऐसे लिखिए ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान इक्वल टू क्या आएगा, मोलों की संख्या कितना है 0.2 इंटू मोलर भार इसका आ जाएगा 16, तो 16 गुणे 0.2, 16 गुना 32 यानी कि 33.2 या मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में कर दीजिए 3.2 ग्राम। अब ऐसे ही आप देखें वाटर मॉलिक्यूल का द्रव्यमान पूछा है, मोलों की संख्या इसमें दी है 0.5 मोल, तो 0.5 मोल इंटू मोलर द्रव्यमान, ये तो आपका ए का आंसर है। बी देखो H2O अणु ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, और इसमें क्या पूछा है आपसे, जल अणु, ठीक, तो लिखा है H2O अणु का द्रव्यमान, ये बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 18, तो 0.5 को ही हम क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणे 18 डिवाइड कर दो 9, तो इसका मान आ जाएगा 9 ग्राम, ठीक। ये आपका सवाल नंबर 9 हो गया, 9 ग्राम आएगा इसमें। सवाल नंबर 10 देखो, 16 ग्राम सल्फर में अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। 16 ग्राम सल्फर S8 ठोस सल्फर दिया है। सवाल नंबर 10, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 10 कह रहा कि 16 ग्राम ठोस सल्फर, और सॉलिड स्टेट में सल्फर को क्या लिखते हैं हम S8, तो 16 ग्राम ठोस सल्फर में आपको निकालना है अणुओं की संख्या, ठीक। 16 ग्राम ठोस सल्फर, और ठोस सल्फर का क्या होता है प्रतीक दिया गया है सवाल में S8 में के अणुओं की संख्या, हम क्या बताएं थे आपको फार्मूला, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो संख्या। अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या को n से डिनोट करते हैं, अवोगाद्रो को Na से डिनोट करते हैं। इनका दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो अणुओं की संख्या होगी। अब आपका निकालना है सबसे पहले इसमें मोलों की संख्या, तो सल्फर का मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, भार बटे मोलर भार। S8 दिया है, एक सल्फर का 32 होता है, 8 सल्फर है, 8 × 16, 8 × 24 1 25, 256 ग्राम इसका आ गया मॉलिक्यूलर वेट, और इसका भार कितना है 16 ग्राम। सबसे पहले आप लिखिए मोलों की संख्या N = भार बटे मोलर भार। पहले सबसे आप इसको लिख लीजिए, क्या आएगा, भार कितना है 16 ग्राम, मोलर भार 256 ग्राम, ये आपका ये हो गया। इसके बाद तब लिखिए अतः अणुओं की संख्या इक्वल टू मोलों संख्या कितनी है 16/256 गुणे अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है 6.22 गुणे 10⁻23। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका लगभग कितना आ रहा है 16 छक्का 96, तो 16 × 48, ये आ गया आपका लगभग 3 बल्कि है हाँ देखो बच्चों, हमने क्या किया, मोलों की संख्या के लिए भार बटे अणुमोलर भार लिख दिया है, अणुभार भार बटे अणुभार कर लिए। चाहे आप यही इसको सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ तक ले आइए। अवोगाद्रो संख्या का मान ये होता है 6.022 × 10⁻23। अब आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, ये इतना लगभग वैल्यू आपकी मिल जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसमें अणुओं की संख्या। हो गया आपका सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 11 देखो, कह रहा है 0.051 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। ठीक, चलो सबसे पहले देखो सवाल नंबर 11, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 11
कह रहा 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 0.051 इतना ग्राम दिया है। ये आपका भार हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। कह रहा है इसके बाद इसमें आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें। लिखें मोलर भार इक्वल टू 2 × 27 प्लस 3 × 16, 54 प्लस 48 कितना आ रहा 12, 1 10, 102 क्या मिल गया आपको ग्राम में। ये इसका मोलर भार मिल गया। अब सबसे पहले हम इसमें मोलों की संख्या निकाल लीजिए, भार बटे मोलर भार। तो मोलों की संख्या आप लिखेंगे मोलों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू भार बटा मोलर भार। अब भार आपका कितना है, इसमें कितना है 0.051 अपान 102। ये आपका हो गया मोलों की संख्या। अब लिखें अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या आएगा, मोलों की संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या, मोलों की संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या। तो मोलों संख्या क्या है 0.051 अपान 102, अवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23। ये इतना हो जाएगा। अब ये इतना आपका गुणा कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर देखें कितना लगभग आ रहा है। अब 3 पावर इसमें घटा दीजिए, 3.11 × 10 की पावर 3.11 102। हाँ बच्चों देखो, तो अणुओं की संख्या क्या है, मोलक संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या। मोलक संख्या आपकी ये हो गई, अवोगाद्रो संख्या ये हो गई, गुणा कर लेंगे ये मान आ जाएगा। क्योंकि क्या है Al2O3 है, तो ये आपके किसमें आ गया, केवल Al की संख्या है। और 2 इसमें Al2O3 में 2 एल्यूमिनियम परमाणु हैं। क्या करेंगे 2 × 3.011 × 10 की पावर 20 है। अब इसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या आ रहा है 6.022 × 10 की पावर 20। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसमें अणुओं की संख्या पूछ रहा है। और देखें इसके आगे क्वेश्चन है, तो सवाल नंबर ये था 11। सवाल नंबर 11 यही आपका लास्ट चैप्टर का लास्ट सवाल था। ये आपके चैप्टर नंबर 3 के एनसीईआरटी सवाल हो गए। तो आपका अब 9th क्लास का एक चैप्टर बचा हुआ है, तो आप लोग इसको रिवीजन करिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए, इसको रिवाइज करें। कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो सूचित करेंगे। धन्यवाद।